एक छोटा सा टेस्ट लिया था बॉडी पैराग्राफ का, वो अभी मैंने चेक नहीं किया है। होपफुली मैं आज उसको चेक करूंगा, तो इस वजह से कल मैं आपको नहीं भेज सका। अच्छा डियर स्टूडेंट, कल का जो लेक्चर था बड़ा अहम लेक्चर था। आई वुड लाइक टू रिवाइज द प्रीवियस डी लेक्चर एज वेल। मैंने कल बॉडी पैराग्राफ स्टार्ट किए थे, एंड यू नो दैट 80% ऑफ योर essay is always consisted on your body paragraph। आप समझें कि बेटे आपके 80% ऑफ ऐसे जो होता है ना, वो हमेशा बॉडी पैराग्राफ पे मुश्तमिल होता है। और अच्छी बात यह है कि ऑल द बॉडी पैराग्राफ दे हैव द सेम राइटिंग स्टाइल, कि तमाम के तमाम बॉडी पैराग्राफ जो हैं उनका राइटिंग स्टाइल जो है ना वो सेम है। दो तीन चीजों को बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। पहली चीज है कि एवरी बॉडी पैराग्राफ इज कंसिस्टेड ऑन 6 to 8 sentences and there should be single argument as well। आप बेटे ये नहीं कर सकते कि एक बात को कन्वे करने के लिए in order to convey one argument you are supposed to write the two paragraph। ये नहीं मुमकिन है। एक बात को कन्वे करने के लिए हमें एक ही पैराग्राफ की जरूरत होगी, हम दो में नहीं कन्वर्ट कर सकते। लेंथ क्या होगी? 6 to 8। My dear student, every body paragraph is consisted on 6 requirement। 6 basic requirement होती है body paragraph की। The very first requirement is topic sentence। हमने कल पढ़ा, मैं रिवाइज करूंगा। हमने supporting sentence पढ़े और हमने कंक्लूडिंग सेंटेंस पढ़ा। कोहेरेंस, यूनिटी, ऑर्गेनाइजेशन जो है ये अभी रहते हैं। हमने टॉपिक सेंटेंस क्या पढ़ा, जरा गौर से आपने तवज्जो चीजों पे देनी है। मैंने कहा माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द वेरी फर्स्ट सेंटेंस, और यू कैन से द सेंट्रल लाइन ऑफ पैराग्राफ। अब समझिए बेटा, ये पहला पैराग्राफ होता है, ये सेंट्रल लाइन होती है, and you know that your whole paragraph will move around this one। कि आपका पूरे का पूरा पैराग्राफ जो है ना वो इसके इर्द गिर्द मूव करता है। एग्जामिनर सिर्फ आपका टॉपिक सेंटेंस पढ़ेगा और उसे 100% पता चल जाएगा ये पूरा का पूरा पैराग्राफ किस चीज के मुताबिक है। माय डियर स्टूडेंट, बॉडी पैराग्राफ, आई मीन द टॉपिक सेंटेंस इज ऑलवेज कंसिस्टेड ऑन 3 रिक्वायरमेंट। उसकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है डिस्कोर्स मार्कर। वैसे तो मैंने आपको बताया कि वी हैव मेनी टाइप ऑफ डिस्कोर्स मार्कर, और यहां पे मैं जिस डिस्कोर्स मार्कर की बात कर रहा हूं, दिस इज डिस्कोर्स मार्कर ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का जो डिस्कोर्स मार्कर है उसका एक ही काम है, और ये उसका काम ये है कि आपके पैराग्राफ को, हर एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ के साथ लिंक कर देना। नंबर 2, देयर इज सेंट्रल आइडिया। ये जिसे न्यू आइडिया कहते हैं, वो कहां से मिलेगा आपको? सेंट्रल आइडिया, ये न्यू आइडिया जो है आपकी आउटलाइन से मिलेगा। और यस, यू आर सपोज्ड टू रिपीट द टॉपिक ऑफ योर एसे एज वन, और आपके टॉपिक ऑफ एसे जो है आप उससे भी रिपीट करोगे। माय डियर स्टूडेंट, इट हैज 2 मेथड। हमने एक को डायरेक्ट मेथड कहा और दूसरा जो है हमने उसे इनडायरेक्ट मेथड का नाम दिया। डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में ये फर्क है कि डायरेक्ट मेथड जो होता है ना वो हमेशा टॉपिक सेंटेंस से स्टार्ट करता है, डिस्कोर्स मार्कर से स्टार्ट लेता है। और इनडायरेक्ट मेथड जो है ना उसके अंदर ये थोड़ा सा वो ऑर्डिनरी टाइप का लगता है, क्योंकि हर दफा देखें ना आप हर पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे होंगे फर्स्टली से, सेकेंडली से, थर्डली से। लेकिन इनडायरेक्ट राइटिंग थोड़ी सी मिच्योर राइटिंग होती है, और दिस विल नेवर स्टार्ट विद द टॉपिक सेंटेंस से स्टार्ट नहीं होती। आपको टॉपिक सेंटेंस जो है वो सेंटेंस के पैराग्राफ के मिडल में आता है। ठीक हो गया जहां तक? नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताए थे कल सपोर्टिंग सेंटेंसेस, जैसे हमने नाम रखा था डेवलपमेंट। मैंने इसको कहा था कि ये वो आर्ट है। देखो अभी तक हमने एक सेंटेंस सीखा है, अभी तक हम सीखा है हाउ टू स्टार्ट अ टॉपिक सेंटेंस, अभी तक हमने टॉपिक सेंटेंस सीखा है। अब हम बात करते हैं सपोर्टिंग सेंटेंसेस की। My dear son, supporting sentences are sentences that will convert that is known as a single sentence into a full-fledged paragraph। वो टेक्निक, वो मेथड जिसके जरिए आपके एक सिंगल सेंटेंस जिसको आपने टॉपिक सेंटेंस कहा है उसको फुल फ्लेज पैराग्राफ में आप कन्वर्ट करेंगे ना, तो डियर स्टूडेंट दैट इज नोन एज सपोर्टिंग सेंटेंसेस। इट इज अगेन इट हैज 3 ऑब्जेक्टिव। अब सबसे पहला काम क्या करेंगे? डिफाइन या डिस्क्राइब करेंगे। किसको? सेंट्रल आइडिया को।
सेंट्रल आइडिया को जस्टिफाई करेंगे किससे? कोटेशन से, कोटेशन नहीं तो सीइंग से, रेफरेंस से, एग्जाम्पल से, फैक्ट्स फिगर से, ऑब्जर्वेशन से। और कुछ भी आपके पास नहीं है तो आप दो चीजों को कंपेयर कंट्रास्ट कर लें। और तीसरी बात यह है कि आप लिंक करेंगे। बेसिकली माय डियर फ्रेंड, ये लिंकेज जो है ना, ये अक्सर हमारी राइटिंग के अंदर मिसिंग होता है। लिंकेज क्या है कि सेंट्रल आइडिया और जो भी आपका टॉपिक ऑफ ऐसे है उनके दरमियान में देयर मस्ट बी द नीड ऑफ सम लिंकेज। उनके दरमियान में लिंकेज का होना बहुत जरूरी है। और अगेन डियर फ्रेंड, यू आर सपोज टू कंक्लूड द डिस्कशन। जो आपने टॉपिक सेंटेंस स्टार्ट की थी, ये यहां तक हमने पढ़ा था। यहां तक अगर आप में से किसी का क्वेश्चन है तो हैंड रेज करें, देन विल मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन कर लें ताकि आपकी एम्बिग्युइटीज खत्म हो गई, देन विल मूव फॉरवर्ड। कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा डियर फ्रेंड, आपको याद होगा कि जब मैंने आपको आर्गुमेंटेटिव ऐसे पढ़ाया था ना, मैंने कहा आर्गुमेंटेटिव ऐसे जो होता है वो एक ऐसा टाइप ऑफ ऐसे है, आर्गुमेंटेटिव ऐसे, कि जिसके अंदर ना सिर्फ अपना अपना स्टांस बताते हैं, आप दूसरों का स्टांस भी जरूर बताते हैं। आप अपना स्टांस भी बताते हो और डियर फ्रेंड, अपने स्टांस के साथ साथ आप दूसरों का स्टांस भी जरूर बताते हो। अब क्वेश्चन ये है कि जब आप दूसरों का स्टांस बताते हैं तो क्या दूसरों का स्टांस फॉर द सेक ऑफ अदर बताते हैं? दूसरों को स्टांस इस वजह से देते हैं कि दूसरों की बात को प्रूव किया जा सके? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आप दूसरों का स्टांस दूसरों के लिए नहीं देते। बॉडी पैराग्राफ सपोज करते हैं, माय डियर फ्रेंड, मैक्सिमम आप बॉडी पैराग्राफ लिखेंगे ना तो आप 15 to 18 बॉडी पैराग्राफ लिखेंगे अगर आर्गुमेंटेटिव ऐसे लिख रहे हैं। आर्गुमेंटेटिव के आपके जो स्टांस वाले पैराग्राफ होंगे उनका तो वही स्टाइल होगा जो डिस्क्रिप्टिव का स्टाइल है। उनका स्टाइल चेंज नहीं होगा, द स्टाइल विल रिमेन द सेम। इनका भी वही स्टाइल होगा जो आर्गुमेंटेटिव ऐसे का स्टाइल था। लेकिन जैसा कि आपको इंट्रोडक्शन में याद होगा, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था, आपने 2 से 3 पैराग्राफ अपोनेंट के व्यू के भी देने हैं। मीन कि जब आपकी बात खत्म होगी, आप लिखेंगे, आपका जो आखिरी पैराग्राफ होगा माय डियर फ्रेंड, उसका स्टाइल सेम रहेगा और आपका जो आखिरी पैराग्राफ होगा वो स्टार्ट होगा लास्टली से। किस चीज से? आप समझे बेटे, यहां इसका मतलब ये है कि आपकी, मेरा सपोज समझते हैं कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जेंडर इक्वलिटी इज अ मिथ। कि जेंडर इक्वलिटी क्या है? कि जेंडर इक्वलिटी इज अ मिथ। अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप समझे, मैंने अपने 10 पैराग्राफ लिखे, तो पहला फर्स्ट लिखा, दूसरा सेकेंडली, थर्डली, जब मैंने आखिरी लिखा तो मैंने लफ्ज लिखा लास्टली। इसका स्टाइल वही रहेगा जो पीछे हमने पढ़ा है। हमने ये कल पढ़ा भी सब था। लेकिन माय डियर फ्रेंड, जब आप इसको खत्म करेंगे आपका स्टांस, तो आपने 2 से 3 पैराग्राफ वो भी देने हैं जो कि अपोनेंट के स्टाइल की होंगे, अपोनेंट के व्यू की होंगे। आप लिखेंगे ऑन द अदर हैंड, और आपके ऑन द अदर हैंड ने आपके एग्जामिनर को बता दिया कि अब आप दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू लिख रहे हैं। लेकिन एक चीज मैंने आपको नोट कराई है, मैंने कहा यू आर नॉट सपोज टू गिव द अदर पॉइंट ऑफ व्यू फॉर द सेक ऑफ अदर, बल्कि आप दूसरों को पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, उसकी थोड़ी सी डिटेल्स बताते हैं, उनको रिजेक्ट करते हैं, रिजेक्ट करके आप उनको अपनी फेवर में यूज करते हैं। हम जरा पढ़ते हैं इनका स्टाइल क्या होता है। ये लिखते हैं ऑन द अदर हैंड some people believe, यहां से ही थोड़ी सी बायसनेस नजर आ रही है, हमने सम का लफ्ज लिख दिया, that the women have been provided an equal status with men in all the developed countries। उनका स्टांस आ गया, थोड़ी सी उनके स्टांस की वजाहत करेंगे। ये हमारे अपोनेंट कहते हैं। वजाहत हमने क्या की? हम लिखा यूरोपीय यूनियन आर्टिकल 119, यूरोपीय यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 119 ensure the equal opportunities for men and women in economic as well as in social spheres. It also equalized the pay gap among men and women। उनकी बात आ गई। अब हम उनकी बात को रिजेक्ट करेंगे।
जिसको हम रिफ्यूट कहते हैं, जिसको हम एंटीथीसिस कहते हैं। अब यहां से ये देखें, यहां से हम उसकी उनकी जो बात है ना उसको रिफ्यूट कर रहे हैं, और जब उनकी बात को रिफ्यूट करेंगे फिर उनको रिफ्यूट करने की रीजन भी लिखेंगे। हमने कहा ऑल दो they have ensured the equality of both gender, yet the same is not exist in reality in many developed states। बात रिजेक्ट हो गई उनकी। अब उनकी रिजेक्शन की कुछ सॉलिड रीजन लिखेंगे। रीजन हमारे पास कहां से है? हमने दिस क्लेम कैन बी फर्दर जस्टिफाइड by the fact that the average woman annual salary is 80% of that of the average salary of man, which has been revealed by the recent report of United States Bureau of Labor। अब हमने उसे प्रूव भी कर दिया। हम क्या, यूनाइटेड स्टेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर लिखा हुआ है कि सेम वर्क का अगर मेल $100 लेता है तो फीमेल उसके $80 पे है वहां पे। फिर हम दोबारा एक्सप्लेन किया हमने, दिस इट शोज दैट इन रियल लाइफ the equality of both gender is not existing in developed countries as well, therefore gender equality is in illusion everywhere। और याद रखें, इनका टॉपिक सेंटेंस और कंक्लूडिंग सेंटेंस कभी भी एक दूसरे से मैच नहीं करते। टॉपिक सेंटेंस उनके क्लेम को कन्वे करता है और कंक्लूडिंग सेंटेंस जो है, जो मेरा क्लेम है उसको कन्वे करता है। ये कितने पैराग्राफ लिखे ले जाते हैं? हार्डली 2 लिखे जाते हैं, और मैक्सिमम मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 3। अब इनका दूसरा क्लेम क्या है, और मेरे ख्याल में इनका आखिरी क्लेम है, मीन के इसके 2 पैराग्राफ हैं। वो कह रहा है कि फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 आर्टिकल दिस एंड दिस इंश्योर द इक्वलिटी ऑफ जेंडर। मैं थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन करूंगा। मैं कहूंगा कॉन्स्टिट्यूशन हैज इंडिकेटेड दैट वी आर नॉट सपोज्ड टू डू एनी काइंड ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन पाकिस्तान। The women must be provided the equal opportunities as per the constitutions। अब मैं इसका एंटीथीसिस करूंगा। मैं लिखूंगा, although the constitution has provided the equal opportunities, but the implementation of this constitution does not exist in this country। It can be proved that the literacy rate of women is 34% as compared to the literacy rate of the male, which is 73%, which indicate that gender equality is not existed in Pakistan as well। तो डियर स्टूडेंट, मैं दोबारा एक दफा इसका शेप आपको दिखाता हूं। काम बड़ा आसान है। माय डियर स्टूडेंट, आर्गुमेंटेटिव ऐसे में जो हमारा वाला स्टांस होगा, देखो डिस्क्रिप्टिव ऐसे में तो थ्रू आउट यही स्टाइल चलेगा, ये जो आपके सामने है। आर्गुमेंटेटिव ऐसे में 2 पोर्शंस होते हैं। एक पोर्शन वो होता है जो हमारे स्टांस को इंडिकेट करता है, और एक पोर्शन वो होता है जो अपोनेंट के स्टांस को इंडिकेट करता है। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को जो इंडिकेट करेगा उसका मेथड सेम रहेगा, लेकिन जो अपोनेंट के मेथड को उसका ये रहेगा। आप जरा इस पे गौर से देखें कि टॉपिक सेंटेंस लिखेंगे ऑन द अदर हैंड करके पहले पैराग्राफ में, इनका दूसरा पैराग्राफ सेकेंडली होगा और इनका आखिरी पैराग्राफ जो होगा वो फाइनली होगा। टॉपिक सेंटेंस के बाद सपोर्टिंग सेंटेंस लिखेंगे जिसमें उनका क्लेम जो है उसको थोड़ा सा एलेबोरेट करोगे, जैसे पीछे हमने किया है। फिर उनके क्लेम को रिफ्यूट करोगे। क्या करोगे? उनके क्लेम को, उनका जो भी क्लेम है उसके क्लेम को रिफ्यूट करोगे ऑन द बेसिस ऑफ सम लॉजिक। उनको रिफ्यूट करने के बाद उनके रिफ्यूट की रीजन लिखोगे, हवा में नहीं रिफ्यूट करोगे। जब देखो ना, हमने उनकी बात को, हमने कहा कि वेस्टर्न कंट्रीज में ये बराबर नहीं है, हमने कहा ना रिफ्यूट किया, और फिर उस रिफ्यूट करने की रीजन भी लिखी। हमने कॉन्स्टिट्यूशन की बराबरी को रिफ्यूट किया, हमने कहा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है बराबर है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन इस कॉन्स्टिट्यूशन की एग्जिस्ट नहीं करती, और फिर अगेन उसको हमने रिफ्यूट किया, और एंड में हमने जो डिस्कशन थी उसे कंक्लूड किया। और इसका हमेशा टॉपिक सेंटेंस और कंक्लूडिंग सेंटेंस एक दूसरे के अपोनेंट होते हैं। थोड़ा सा स्टाइल चेंज है। मैंने क्या कहा कि टॉपिक सेंटेंस लिखेंगे ऑन द अदर हैंड पे, जब आपका स्कूल ऑफ थॉट खत्म होगा, जब आपका पॉइंट ऑफ व्यू खत्म होगा, तो आपके आखिरी पैराग्राफ में आएगा लास्टली। जब दूसरों का पैराग्राफ पहला स्टार्ट होगा तो या तो आएगा अनलाइक, ऑन द अदर हैंड, ऑन द कंट्रेरी। उनके दूसरे पैराग्राफ में फॉर मोर आएगा, और उनके तीसरे पैराग्राफ में लफ्ज फाइनली आएगा। करना क्या है? उनकी बात लेनी है,
डियर अपोनेंट के वीक पॉइंट ऑफ व्यू लेने हैं। देखो एक और चीज मैं बताता हूं, बट आप दूसरों को पॉइंट ऑफ व्यू ना भी दो तो आप पास हो जाओगे। अब सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे दो, तो फिर उनका पॉइंट ऑफ व्यू ना तो आउटलाइन में आएगा, ना इंट्रोडक्शन में आएगा, ना बॉडी बायोग्राफ में आएगा। लेकिन ये हम रिकमेंड नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि इससे एक छोटी सी फीलिंग जाती है कि आपका एग्जाम, आपका स्टूडेंट जो है, कैंडिडेट जो है ना, उसे सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू का पता है। जब आप दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं ना, तो आपके जो जो आपकी एक तो एग्जामिनर ये कन्विंस्ड हो जाता है कि यार ये कैंडिडेट जो है ना, दिस इज डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडिडेट, इसे दोनों चीजों का पता है। और इससे भी बड़ी बात है, ना सिर्फ इस दोनों को चीजों का पता है, बल्कि इसको इसका भी पता है कि अगर किसी की बात को रिफ्यूट करना है तो रिफ्यूट कैसे किया जाता है। तो हमने क्या करना है कि हमने टॉपिक सेंटेंस लिखना है जिसमें दूसरों को पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, हमने थोड़ी सी उसकी डिटेल बतानी है, हमने उनकी बात को रिजेक्ट करना है, उस रिजेक्शन की रीजन लिखनी है, और एंड पे कंक्लूड कर लेना है। और इनका टॉपिक सेंटेंस और कंक्लूडिंग सेंटेंस हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। ये दोबारा इसको एक दफा आप सारे रीड आउट करें ऑन द अदर हैंड को, गौर से पढ़ें जरा। देखो हमारा जब पैराग्राफ था तो उस पहले इसको पढ़ो, इसमें वही मेथड है जो पहले मेथड है, इसमें कोई, क्योंकि हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसके अंदर एंटीथीसिस होता ही नहीं है। इसको जरा पहले एक दफा रीड आउट, गौर से रीड आउट करें तमाम लोग, ये समझें कि हमारी डिस्कशन जो है उसका आखिरी पैराग्राफ था। वही स्टाइल है जो एक यूजुअल स्टाइल है, इसमें एंटीथीसिस नहीं होगा। इसका टॉपिक सेंटेंस और कंक्लूडिंग सेंटेंस भी हमेशा एक ही क्लेम को इनके एक दूसरे का हेल्प आउट करते हैं। लेकिन डियर जब देखे ना, जब मैं इधर आया तो मैंने लिखा ऑन द अदर हैंड सम पीपल बिलीव that the women have been provided equal status with men in all the developed countries. दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, एक्सप्लेन थोड़ा सा करेंगे। यूरोपियन यूनियन आर्टिकल 119 ensure equal opportunity for men and women in economic as well as in social spheres. It also equalizes the pay gap among the men and women. यहां से उनकी बात को हम रिफ्यूट कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। हमने कहा although they have ensured the equality of both gender, yet the same does not exist in reality in many developed states. This claim can be further justified by the fact that the average woman annual salary is 80% of that of the average salary of the man, which has been revealed by the recent report of United States Bureau of Labor. Reject hoga with logic. Thus, it shows that in real life the equality of the both genders not existed in developed countries as well. और एंड पे हमने अपनी बात को कंक्लूड किया, हम कहा देयरफॉर जेंडर इक्वलिटी इज इन इल्यूजन एवरीवेयर। अब इनका दूसरा और आखिरी पैराग्राफ जो है ना, वो इस चीज पे है कि फाइनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल दिस एंड दिस इंश्योर द इक्वलिटी। थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। मैं कहूंगा यस, कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड गाइडलाइन दी है कि किसी भी लेवल पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन ने यह भी इंश्योर किया है कि आप तमाम के तमाम बच्चों को बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। अगर मैं इसको रिफ्यूट करूंगा, मैं लिखूंगा ऑल्दो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड द इक्वलिटी बट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज मिसिंग, और इट कैन बी प्रूव्ड। इसको हम इस लिहाज से प्रूव कर सकते हैं, हमारे यहाँ औरतों का लिटरेसी रेट जो है ना पाकिस्तान के अंदर जैसे 37% अप्रोक्सीमेटली, और मेल जो है उनका 73% है। सो दिस इंडिकेट that this equality is not existed in Pakistan as well. ये हार्डली कितने पैराग्राफ होंगे? 3। तो इनका थोड़ा सा स्टाइल जो है ना, माय डियर फ्रेंड, इनका स्टाइल चेंज हो जाएगा जी। इसके मतलब अगर ये इनका स्टाइल है, आपके सामने स्टाइल नजर आ रहा है, तो डियर फ्रेंड इनका स्टाइल ये है। अगर किसी का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन करें, अगर आप में से इसका मतलब किसी का क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज करें, ताकि तो कहने का एक मिनट। ये हनान बताएं सर। जब भी आर्गुमेंटेटिव ऐसे आएगा तो हमें शुरू के 12-14 पैराग्राफ्स डिस्क्रिप्टिव वाली टेक्निक पे फॉलो करके लिखने, एंड वाले 2-3 जो हैं वो
एंड वाले दो तीन इस जी टेक्निक पे फॉलो करने हैं। ये कि बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि हनान वहां पे उनकी क्लेम को क्या करना होता है, रिजेक्ट करना होता है। यस सर। इसी तरीके से, एक मिनट, हनान याद होगा आपको बेटे, जब मैं इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा था तो जी इंट्रोडक्शन सर। के आखिर में भी हमने यही किया था कि यही पैराग्राफ जो होते हैं ये इंट्रोडक्शन में भी आते हैं, कि हमने ऑन द अदर हैंड करके दूसरों को क्लेम किया था और फिर दूसरों को क्लेम को हमने क्या किया था, रिफ्यूट किया था। रिफ्यूट। जी सर। ठीक है जी, सिद्रा बताओ। सर एक टॉपिक है यूएस चाइना स्टैंड ऑफ एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान। सर इसमें एंटीथेसिस आएगा? बेटे इसमें नहीं आएगा, ये तो डिस्क्रिप्टिव है। ठीक है सर। ठीक है, आमना आप बताओ। सर जब आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे लिखेंगे तो 10 to 18 बॉडी पैराग्राफ्स में से तकरीबन हम लोग 16-17 लिखेंगे अपनी टेक जो होगी, फिर 2 पैराग्राफ्स एंटीथेसिस के लिखेंगे। मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 3। ठीक है, और बाकी जो हमारे पैराग्राफ्स थे उसमें हमने कहीं पे भी एंटीथेसिस मेंशन नहीं करनी। नहीं, वहां तो बेटे एंटीथेसिस की जरूरत ही नहीं होती ना, आप सिर्फ अपना क्लेम जो होता है उसको प्रूव कर रहे होते हैं। ठीक है सर, ठीक। जी, शहजादी बानो। सर ये टॉपिक सेंटेंस और कंक्लूडिंग सेंटेंस कैसे अपोजिट होते हैं सर, इसकी समझ नहीं आई। मसलन बेटे जो आर्गुमेंटेटिव ऐसे है ना, ये जब सर। आप अपोनेंट का स्टांस देते हो ना, देखो मेरा ऐसे था कि इज जेंडर इक्वलिटी अ मिथ, ऐसे ही है। ये सर। मैंने कहा मिथ है, मैंने क्या कहा शहजादी, मिथ है, यही कहा ना। यस बेटे सर। जब मैं दूसरों को पॉइंट ऑफ व्यू को दूंगा तो दूसरों को पॉइंट ऑफ व्यू वो ये कहेंगे कि ये मिथ नहीं है, ये फैक्ट है। ओके। अब उन्होंने जब आर्गुमेंटेटिव ऐसे का इंट्रोडक्शन यहाँ पे बॉडी पैराग्राफ लिखा ना, मैं एक मिनट आपके सामने उसको स्क्रीन पे ले आता हूँ, तो उनका ये पहला सेंटेंस है, पढ़ें। ऑन द अदर हैंड सम पीपल बिलीव दैट वुमेन हैव बीन प्रोवाइडेड इक्वल स्टेटस विद मैन इन ऑल द डेवलप्ड कंट्रीज। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि मिथ है या फैक्ट है? मिथ। मिथ नहीं है बेटे, वो कह रहा है कि इक्वल यस स्टेटस सर। दिया है, जब यस इक्वल सर। फैक्ट दिया है। अब इनकी बात को ना आगे मैंने रिजेक्ट करना है, क्या करना है? यस सर, रिजेक्ट करना है। जब रिजेक्ट किया तो फिर कंक्लूडिंग सेंटेंस तो मैंने और लिखूंगा ना, रिजेक्शन के मुताबिक लिखूंगा। अब इसका जिसको मैंने येलो किया है, कंक्लूडिंग सेंटेंस ये है कि देयरफॉर जेंडर इक्वलिटी इज इन अलूजन एवरीवेयर। ओके सर। ओके। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि बेटे सिर्फ आर्गुमेंटेटिव ऐसे में सिर्फ उस पोर्शन के अंदर जिसमें आपने अपोनेंट का स्टांस देना होता है, उसका टॉपिक सेंटेंस और कंक्लूडिंग सेंटेंस जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, क्योंकि टॉपिक में आप अपोनेंट का ओके। स्टांस देते हो और कंक्लूजन के अंदर उनके स्टांस को रिजेक्ट करके आप अपना स्टांस देते हो। ओके। जी, आबिद अली आप बताओ। ओके, थैंक यू। आबिद अली जी, आबिद अली आप क्वेश्चन करें मेरे। सर मेरा सवाल ये है कि सर अपोनेंट का स्टांस हम 2 पैराग्राफ्स में दे सकते हैं, जिस तरह सर आपने पहले वो उसके स्टांस को रिफ्यूट किया, फिर दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन की बात की आपने। तो ये बेटे 2 अलग-अलग पैराग्राफ बनेंगे, पहले वाला अलग बनेगा, दूसरे वाला अलग बनेगा। यस आबिद सर, अली लेकिन ये सर जी दूसरों का स्टांस ही इससे थोड़ा ज्यादा वो स्ट्रांग नहीं हो जाएगा? बेटे स्टांस तो नहीं, हम तो दूसरों को स्टांस को सर रिजेक्ट कर रहे हैं। हमने उसके स्टांस कैसे 2 हुआ? स्टांस एक में मिनट, इसको एक मिनट, आपके स्टांस के कितने पैराग्राफ थे? 14 या 15, ऐसा ही है? ऐसा सर ही है ना? हमारे यस सर। तो दूसरों के स्टांस के जब 2 यस सर। यस पैराग्राफ सर। दोगे और दोनों को रिजेक्ट करोगे तो बेटे कैसे फिर दूसरों का स्टांस जो है वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा? सर मैं कह रहा हूँ कि सर अपोनेंट का जो स्टांस है वो हम 2 पैराग्राफ्स में दे सकते हैं, मीन दो स्टांसेस। 3 भी दे सकते हो बेटे, मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम ओके 3 सर, होते फिर हैं। हम इसको रिफ्यूट करेंगे जी, दोनों को रिफ्यूट करोगे। अलग अलग पैराग्राफ में जी, सर। अलग अलग पैराग्राफ में रिफ्यूट करोगे। ओके सर, थैंक यू। ये एक मिनट, अलग अलग पैराग्राफ में नहीं है,
बेटे उसी पैराग्राफ के मीन के पहले के अंदर मैंने वेस्टर्न कंट्रीज लिखा है, उसी पैराग्राफ के अंदर उनके क्लेम को डिफाइन करूंगा, रिजेक्ट करूंगा। अगले में मैंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है तो उसको भी उसी पैराग्राफ के अंदर रिफ्यूट करूंगा। उनके लिए कोई नया पैराग्राफ नहीं लिखा जाता। मतलब सर अपोनेंट का जो स्टांस है वो हम एक पैराग्राफ में बयान करेंगे, फिर उसी पैराग्राफ में से रिफ्यूट करेंगे, जी उसी पैराग्राफ फिर के दोबारा अंदर। जो स्टांस फिर जी, दूसरे पैराग्राफ बिल्कुल में एक और जिस तरह आपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है, फिर उसको हम बिल्कुल उसी ठीक, आप पैराग्राफ में बिल्कुल रिफ्यूट सही करेंगे। समझो, बिल्कुल सही समझो। ओके ओके सर, थैंक यू। जी सैयद दानिश आप बताओ। जी सर, जब हम अपना स्टांस प्रेजेंट कर रहे होते हैं, उसके बाद हम जब मूव कर रहे होते हैं अपोनेंट्स के स्टांस की तरफ, तो क्या हम ट्रांजिशन पैराग्राफ भी बेटे, मेंशन करेंगे? एक मिनट आर्गुमेंटेटिव ऐसे में ट्रांजिशन नहीं आता। आर्गुमेंटेटिव ऐसे में ट्रांजिशन वर्ड्स आते हैं। मसलन आपने जब ऑन द अदर हैंड लिख दिया ना, तो ऑटोमेटिकली आपका स्टांस शिफ्ट हो गया। ठीक है, ठीक है। ठीक है, जब आपने लिखा ना ऑन द अदर हैंड, तो आप समझे आपका ऑटोमेटिकली स्टांस जो है वो शिफ्ट हो गया। ठीक है, ठीक, थैंक यू। खटक साहब आप बताओ। नहीं बेटे, इसका एक ही मतलब देखो। एक मिनट, स्टेटमेंट आई थी, मैं बढ़ देता हूं आपके लिए। स्टेटमेंट आई थी कि फेमिनिज्म इज नॉट द ओनली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इशू। इसका एक ही मतलब है। इसका मतलब ये है कि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के इशू नहीं है, दिस इज आल्सो द इशू ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। इसका एक ही मतलब है, दो मतलब नहीं है। नहीं देखो, मैं दोबारा पढ़ता हूं। जेंडर फेमिनिज्म इज नॉट द ओनली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इशू। इसका मतलब ये है बेटे, ये अगर आप जो बात कर रहे हो ना, वो फिर स्टेटमेंट चेंज होगी। वो स्टेटमेंट ये होगी कि ओनली फेमिनिज्म इज नॉट द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इशू। इसका मतलब है इनके और भी बहुत से मसाइल हैं, लेकिन जो स्टेटमेंट आई थी ना, उसका सिर्फ मतलब ये है कि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का इशू नहीं है, दिस इज आल्सो द इशू ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड एज वेल। अब देखो, साथ में दो जुमले बोलता हूं, गौर से जरा सुनना, दोनों का मतलब चेंज है बेटे। स्टेटमेंट सिर्फ एक है, मैं लफ्जों की लोकेशन चेंज कर रहा हूं। जरा पहला जुमला सुनना, फेमिनिज्म इज नॉट द ओनली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इशू। ओनली फेमिनिज्म इज नॉट द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इशू। बटे ओनली जिस लफ्ज के साथ आएगा ना, उसके मीनिंग को चेंज कर देगा। इन दोनों का मुख्तलिफ मीनिंग्स है। अच्छा, अब माय डियर फ्रेंड, आई वुड लाइक टू मूव फॉरवर्ड। अब हम जाते हैं कोहेरेंस पे, और मेरे नजदीक सबसे अहम चीज ही कोहेरेंस है। सबसे अहम चीज कोहेरेंस है। अक्सर मैं लोगों की राइटिंग देखता हूं, डियर फ्रेंड, उनकी राइटिंग के अंदर कोहेरेंस होती ही नहीं है। इस पे बात करते हैं, कोहेरेंस क्या होती है। माय डियर फ्रेंड, कोहेरेंस इज द अटैचमेंट एंड कनेक्टिविटी। Coherence is the attachment and connectivity among ideas, among sentences and paragraph in essay in order to create flow, rhythm and beauty. काम क्या है बेटे? इसका काम ये है कि आपके पैराग्राफ के दरमियान में फ्लो क्रिएट करना, रिदम क्रिएट करना और ब्यूटी क्रिएट करना। किन चीजों? तीन चीजों के दरमियान में। दोबारा रीड आउट करता हूं। माय डियर फ्रेंड, दिस इज द अटैचमेंट, और यू कैन से द कनेक्टिविटी among ideas, among sentences and among paragraph in order to create flow, rhythm and beauty. Furthermore, there must not be seen a gap among ideas. ये नहीं होना चाहिए कि बेटे एक आइडिया इधर जा रहा है, एक आइडिया उधर जा रहा है। सेंटेंसेस के दरमियान में गैप नहीं होना चाहिए। देखें बेटे, अगर आप 8 सेंटेंसेस लिखते हैं ना, अगर वो 8 के 8 सेंटेंसेस एक दूसरे के साथ वेल कनेक्टेड नहीं है, तो मैं तो उसको पैराग्राफ मानूंगा ही नहीं। मैं तो कहूंगा ही और शी हैज रिटन फ्यू सेंटेंसेस। इसी तरीके से इंग्लिश ऐसे में आपको पता है, यू आर सपोज टू राइट द 20 to 25 पैराग्राफ्स। अगर तमाम के तमाम पैराग्राफ एक दूसरे के साथ वेल कनेक्टेड नहीं होंगे, तो आपका एग्जामिनर कभी उसे ऐसे मानेगा ही नहीं। वो कहेगा कि ही
or she has written few paragraphs. मैंने क्या कहा है कि furthermore there must not be seen a gap among ideas, among sentences and paragraph, and yes, and it has two types. कोहेरेंस की दो टाइप्स हैं. जो पहली टाइप है, दिस इज नोन एज अ लॉजिकल कोहेरेंस. लॉजिकल कोहेरेंस का मतलब होता है कि बेटे आपके तमाम के तमाम आइडियाज जो है ना, वो एक दूसरे के साथ वेल इंटीग्रेटेड होने चाहिए. अब सपोज करते हैं, मेरा टॉपिक है काजेस ऑफ पॉवर्टी. मैं पहली काज लिखता हूं इलिटरेसी, ठीक है. मैं दूसरी लिखता हूं पुअर इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है. मैं तीसरी लिखता हूं न्यूक्लियर रेडिएशन. डू यू थिंक दैट द न्यूक्लियर रेडिएशन इज अ की कॉज? तो बेटे अगर आपका एग्जामिनर पढ़ते पढ़ते रुक गया है ना, तो इसका मतलब यह है कि आपकी राइटिंग के अंदर कोहेरेंस नहीं है. और दूसरी जो कोहेरेंस है, डियर, दिस इज नोन एज अ वर्बल कोहेरेंस. The second one is known as the verbal coherence. Verbal coherence जो है, that is required among the sentences as well as paragraph. कि पैराग्राफ और sentences के दरमियान जो coherence है ना, that is known as the verbal coherence. मैं further इनको explain करता हूँ. My dear son, पहले सबसे पहले मैं logical coherence को explain करता हूँ. और believe me, आजकल के SSCSS के अंदर आते जो है ना, वो डबल डायमेंशन ऐसे आते हैं. डबल डायमेंशन का मतलब यह है कि दो चीजें आपसे एग्जामिनर पूछता है. वो आपसे डियर, आपका एग्जामिनर पूछेगा कि रोल ऑफ सोशल मीडिया फॉर गुड गवर्नेंस. आप रोल तो लिख देते हैं, लेकिन डियर उस रोल को गुड गवर्नेंस के साथ लिंक करना है. इसको हम लॉजिकल कोहेरेंस कहते हैं. देखो माय डियर फ्रेंड, पिछले साल ऐसे है कि इलिटरेसी एंड डेमोक्रेसी कैन नॉट मूव टुगेदर. बेसिकली आपका एग्जामिनर इलिटरेसी के कंसीक्वेंसेस आपसे पूछ रहा है. मतलब इलिटरेसी का कंसीक्वेंस क्या है कि ये अवेयरनेस नहीं होती लोगों के दरमियान. अब इसको लिंक करना है डेमोक्रेसी के साथ. जैसे जब लोगों के दरमियान अवेयरनेस नहीं होगी ना, उन्हें पता ही नहीं होगा गलत और सही का, तो अपने वोट का गलत इस्तेमाल करेंगे. वोट का गलत इस्तेमाल करेंगे तो इनएफिशिएंट लीडरशिप आएगी. इनएफिशिएंट लीडरशिप आएगी तो वो परफॉर्म नहीं करेगी, और जब वो परफॉर्म नहीं करेगी तो हम इस वजह से कह सकते हैं कि इलिटरेसी एंड डेमोक्रेसी कैन नॉट मूव टुगेदर. माय डियर फ्रेंड, लिंकेज का मतलब ये है कि अगर डबल डायमेंशन ऐसे आया है तो सेंट्रल आइडिया को टॉपिक ऑफ ऐसे के साथ लिंक करना है. और आजकल तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता. 90% वो लोग हैं जिनके यहां लॉजिकल कोहेरेंस होती नहीं है. उनकी सबसे बड़ी फेलियर की वजह भी लॉजिकल कोहेरेंस है. मैं माय डियर फ्रेंड, अभी सीएसएस का आपको पता है 19 का रिजल्ट 20 का नहीं आया. गालमन थर्सडे को आ जाएगा. आज तो नहीं आ रहा, या वेडनेसडे को आएगा, सॉरी, या थर्सडे को आएगा या फ्राइडे को आएगा. मैं अभी से आपको बता रहा हूं, जो सबसे ज्यादा लोग फेल होंगे ना, इंग्लिश ऐसे में फेल होंगे. और जो सबसे बड़ी फेलियर की वजह है क्योंकि ऐसे आए थे डबल डायमेंशंस, लोगों ने उनको आपस में लिंक ही नहीं किया. अब मैं ना एक मिनट आपको एक एग्जांपल देता हूं. इसको जरा रीड आउट करें, तमाम लोग बहुत गौर से इसको रीड आउट करें. सॉरी, इसको बहुत गौर से रीड आउट करें.
मेडिसन अगर इस पैराग्राफ को पढ़ें तो ये पैराग्राफ में 0 नंबर आएंगे आपके। क्यों 0 मार्क्स आएंगे? बेटे इस पैराग्राफ में पहला टॉपिक सेंटेंस हमारा ये है कि मास इलिटरेसी इज द की कॉज ऑफ पॉवर्टी। आप पूरा पैराग्राफ पढ़ लें बेटे, किसी भी इस पैराग्राफ में किसी भी जगह पे इलिटरेसी को पॉवर्टी के साथ लिंक ही नहीं किया गया, और हम ऐसे लिख के आते हैं। और इवन इसके कंक्लूडिंग सेंटेंस में तो एक नया किस्सा छेड़ दिया गया है। यहां पे तो हम इकोनॉमिक ग्रोथ पे चले गए हैं, जो हमारा टॉपिक था उसको तो हमने मुकम्मल तौर पे इग्नोर कर दिया है। हम इस टाइप के ऐसे लिखते हैं। तो ये वो पैराग्राफ है, देखो मैंने कहा है, दोबारा बताता हूं, जैसे लॉजिकल कोहेरेंस जो है ना, लॉजिक लफ्ज से निकला है। 3 चीजों की रिक्वायरमेंट है। पहली चीज ये है कि रेलिवेंट कंटेंट होना चाहिए। मेडिएशन जब भी आप इररेलेवेंट लिखेंगे ना, आपका एग्जामिनर जाते जाते रुक जाएगा, और जब भी एग्जामिनर रुक गया तो इसका मतलब यह है कि कोहेरेंस नहीं है। और डेसन या एग्जामिनर को बार बार पढ़ना रहा है, पीछे से लिंक करना पड़ रहा है कि यार क्या लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है लॉजिकल कोहेरेंस नहीं है। दूसरी चीज यह है कि डेसन डू नॉट रिपीट द कंटेंट। जब भी आप कंटेंट रिपीट करते हैं तो आपका एग्जामिनर रुक जाता है। और जो तीसरी चीज, बेसिक चीज नहीं होती, देयर शुड बी द लॉजिकल कनेक्शन अमंग द न्यू आइडियाज एंड टॉपिक ऑफ ऐसे। बेटे देखो, आपसे पूछा गया है, आपने वो टॉपिक सेंटेंस में लिखा है कि लिटरेसी इज द की कॉज ऑफ पॉवर्टी। आपने पूरे पैराग्राफ के अंदर आप एक नई डायमेंशन पे चल पड़े और आपने ये गवारा भी नहीं किया है कि आप इलिटरेसी को लिंक करें पॉवर्टी के साथ। और हम ऐसे ही लिखते हैं, टॉपिक आता है रोल ऑफ दिस सोशल मीडिया फॉर गुड गवर्नेंस। बेटे रोल, पहला सोशल मीडिया का क्या रोल है? बातें वही हैं जो रोल ऑफ, लेकिन थोड़ा सा उसको लिंक करना है। अब इसी पैराग्राफ के कोई अच्छा बच्चा लिखेगा तो वो ऐसे लिखेगा, आप जरा रीड आउट इसको करें। मैं यहां से इसको रीड आउट करता हूं। उसने कहा इलिटरेसी रेफर टू द इनएबिलिटी ऑफ पर्सन टू रीड एंड राइट। वैसे ही जैसे पहले था। इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इट कैन बी डिफाइंड एज अ लैक ऑफ एनी और सफिशिएंट एजुकेशन। Illiteracy is both a social evil and national problem for Pakistan. Such situation also create the problem to secure the employment in government as well as in private sector and thus lead to the poverty. यहां से ही लिंक करना शुरू कर लिया है। देखें ना लिंक किया है। According to Economic Survey of Pakistan, illiteracy rate in Pakistan is 41%. दोबारा लिंक किया है। Therefore, 24.3% people of the total population is living below the poverty line. It is also a fact that illiterate people in the era of technology are unable to do any business to improve the economic condition of their families. In short, it can be stated that illiteracy is a social evil which always lead to the poverty. लिंक है ना, तो डेफिनेट लॉजिकल कोहेरेंस का मतलब ये है कि रेलिवेंट लिखना है। कभी भी कंटेंट को, जब भी आप लिखना है तो कंटेंट को रिपीट नहीं करना। हम ऐसे को लंबा करने के लिए बार बार सेम चीजों को रिपीट करने की कोशिश करते हैं। और जो सबसे जरूरी और सबसे अहम चीज है, आपका सेंट्रल आइडिया, आपकी आर्गुमेंट और टॉपिक ऑफ ऐसे जो है उसमें लिंकेज होना चाहिए। और जैसे अगर कभी आपका एग्जामिनर डबल डायमेंशन ऐसे दे तो उसके अंदर भी लिंकेज रिक्वायर्ड है। अब आते हैं वर्बल कोहेरेंस। मेरे नजदीक ये ज्यादा अहमियत की हामिल है। देखो माय डियर सन, वर्बल कोहेरेंस का काम होता है कि वो 6 से 8 सेंटेंसेस जो हैं वो भी वेल कनेक्टेड होने चाहिए, और 20 से 25 आपके पैराग्राफ जो हैं वो भी एक दूसरे के साथ वेल कनेक्टेड होने चाहिए। इसको मैं क्या डिफाइन करूंगा? मैं कहूंगा डियर सन, द कनेक्शन, द लिंकेज अमंग सेंटेंसेस एंड बॉडी पैराग्राफ। और तीसरा एक और होता है, कभी कभार पोर्शन ऑफ ऐसे होते हैं। मतलब देखो ना, मेरा एक पोर्शन है, मैं सपोज एक ऐसे लिखता हूं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्लेसिंग एंड कर्स। मैं 10 ब्लेसिंग लिखता हूं, 5 कर्स लिखता हूं या 10 कर्स लिखता हूं, तो उनके दरमियान में भी लिंकेज होना जरूरी है ना। उनके दरमियान में भी लिंकेज होना बहुत जरूरी है। जब आप एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन की तरफ मूव करते हैं ना, तो उनका लिंकेज भी होना जरूरी है। मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन करता हूं। डियर वर्बल कोहेरेंस का जो सबसे बेहतर तरीका है ना, यू आर सपोज टू यूज द डिस्कोर्स मार्कर इन योर राइटिंग।
कि जब किसी पैराग्राफ के आप स्टार्ट में फर्स्टली लिखते हैं ना, तो डियर स्टूडेंट फर्स्टली आपको अगले पैराग्राफ के साथ लिंक कर देता है। इसी तरीके से विद इन पैराग्राफ भी आप डिस्कोर्स मार्कर यूज करते हैं। जब पैराग्राफ के शुरू में आता है या पहले सेंटेंस में आता है, तो उसका काम होता है एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ के साथ कनेक्ट करना। लेकिन अगर डियर स्टूडेंट डिस्कोर्स मार्कर पैराग्राफ के मिडल में आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये होगा कि इसका काम है एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ लिंक करना। माय डियर स्टूडेंट, वी हैव सो मेनी टाइप ऑफ डिस्कोर्स मार्कर। और इवन एग्जामिनर, मैंने आपको कहा था कि बेटे आपकी ऐसे की इंस्ट्रक्शन में लिखा होता है कि यूज द रेलेवेंट डिस्कोर्सेस इन योर राइटिंग। हम सपोज करते हैं अगर डियर स्टूडेंट आप कोई चीज ऐड करना चाहते हैं तो आप ये डिस्कोर्स मार्कर यूज करेंगे। मतलब एक चीज लिखी है, उसी के एडिशन में कुछ लिखना चाहते हैं, आप एंड लिखोगे, आल्सो लिखोगे, एज वेल एज लिखोगे, मोर ओवर लिखोगे, फॉर द मोर लिखोगे। डियर स्टूडेंट अगर चीजों का आप सीक्वेंस क्रिएट करना चाहते हैं, 5 काजेस लिखना चाहते हैं, तो अब ये लिखेंगे, फर्स्ट लिखेंगे, सेकंड लिखेंगे, मीनवाइल लिखेंगे, आफ्टर लिखेंगे, सबसीक्वेंटली लिखोगे। अगर कभी आप किसी चीज की वजाहत करना चाहते हैं तो फॉर एग्जांपल लिखोगे, सच एज लिखोगे। माय डियर स्टूडेंट अगर किसी चीज का आप काज और इफेक्ट लिखना चाहते हैं तो आप बिकॉज लिखोगे, आप सो लिखोगे। और भी बहुत से हैं। अगर दो चीजों का कंपेयर कंट्रास्ट करना चाह रहे हैं तो आप लिखेंगे, सिमिलरली लिखेंगे, लाइकवाइज लिखेंगे। जैसे अगर क्वालिफाई का मतलब होता है एक बात कह के दूसरी बात को प्रूव करना, तो आप बट लिखेंगे, हाउएवर लिखेंगे। माय डियर स्टूडेंट कंट्रास्ट लिखेंगे तो आप वेयर एज लिखेंगे, अल्टरनेटिवली लिखेंगे, अनलाइक लिखेंगे। और अगर किसी चीज पे आप जोर देना चाहते हैं, एम्फसिस देना चाहते हैं, तो आप ये डिस्कोर्स मार्कर लिखेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट एग्जामिनर आपको पहली बात क्या कर रहा है कि आप अपनी राइटिंग के अंदर डिस्कोर्स मार्कर लिखें, क्योंकि डिस्कोर्स मार्कर जो है ना, ये फ्लो क्रिएट करते हैं। दूसरी चीज ये है कि डियर स्टूडेंट यू मस्ट चूज द प्रोनाउन इन योर राइटिंग। देखो एक बड़ी सिंपल से मैं एग्जांपल देता हूं। हम लिखते हैं कि कैद आज़म वाज बॉर्न इन कराची, और आखिरी जुमला होता है ही डाइड। बट जब भी मेरी सपोज पहले ही सेंटेंस में मेरी ही पे नजर पड़ती है, ही डाइड पे, तो मैं इसको पीछे देखूंगा कि मैंने ही को किसके साथ लिंक किया है। मैं देखूंगा कि मैंने ही किसके लिए यूज किया है। तो डियर स्टूडेंट ही जो है ना, मुझे पिछले सेंटेंस के साथ लिंक करेगा। तो आप प्रोनाउन यूज करें। तीसरी बात यह है कि डियर स्टूडेंट ये बड़ी रिकमेंडेड चीज है, बड़े आप लफ्जों को कभी भी आप एक जुमला लिखें तमाम लोग, ये मैंने आपको ऑलरेडी 1 मिनट लिखाया था। माय डियर स्टूडेंट जब भी बेटे आप लफ्जों को रिपीट करते हो ना सेम सेंटेंस के अंदर बार बार, तो इससे फ्लो क्रिएट नहीं होता। इसका पत्ता हमें ये चलता है कि यू आर वेरी ऑर्डिनरी टाइप ऑफ स्टूडेंट। मेरे नजदीक जो सबसे बड़ा इशू यही है कि बहुत से लोग जो है उनको वोकैबुलरी आती होती है, लेकिन बार बार वो सेम चीजों को रिपीट करने की कोशिश करते हैं। और जैसे जब भी आप सेम चीजों को रिपीट करने की कोशिश करेंगे, आपकी राइटिंग के अंदर कभी भी फ्लो नहीं आएगा। अब यहां पे एक जुमला पढ़ें। आप लिखे लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, लैक ऑफ गुड गवर्नेंस, लैक ऑफ गुड लीडरशिप, लैक ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो माय डियर स्टूडेंट लैक के अलावा कोई लफ्ज नहीं है। आप लिखें, इसी को अगर हम बेहतर करेंगे ना, हम लिखेंगे मिनिमम जॉब अपॉर्चुनिटीज, बैड गवर्नेंस, इनएफिशिएंट लीडरशिप एंड एब्सेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो देखें फ्लो बहुत ज्यादा बेहतर हो गए। आप एक और जरा जुमला, सारे बच्चे जुमला एक लिखें। आप लिखें एजुकेशन ब्रिंग्स नॉलेज इन अ सोसाइटी। एजुकेशन ब्रिंग्स, मैं अगर डियर स्टूडेंट आपकी जगह होऊंगा ना, तो मैं ऐसा कभी भी जुमला नहीं लिखूंगा। मैं इनके सिनोनिम, मैंने एक लफ्ज लिखा है नॉलेज, मैं इस नॉलेज को अकेला नहीं छोड़ूंगा, इसके साथ सिनोनिम लिखूंगा। मैं पता है इसको क्या लिखूंगा, लिखें जुमला, मैं लिखूंगा एजुकेशन ब्रिंग्स नॉलेज, अवेयरनेस एंड इनसाइट इन अ सोसाइटी। बेहतर सेंटेंस होगा। अगर डियर स्टूडेंट इससे भी कोई बेहतर होगा ना, तो वो जितने भी नाउन है, नाउन के साथ एक एक वो इसके साथ एडजेक्टिव यूज करेगा। बेटे वो लोग जो इंग्लिश ऐसे में 70 या 80 नंबर लेते हैं ना,
वो लोग कौन होते हैं? वो ऐसे लिखते हैं, आप जुमला लिखें, वो लिखते हैं एजुकेशन इज अ टूल, एजुकेशन इज अ टूल which brings education is a tool which brings quality knowledge, mass awareness and practical insight in a society. पहले जुमले को देखें, तीसरे जुमले को देखें तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि इन दोनों में कितना ज्यादा फर्क है। आज ना मैं आपको बेटे कोहेरेंस के लिए एक ना टेक्निक बताता हूं। आज आप घर में बैठे और जो कॉमन वर्ड्स हैं उनकी एक लिस्ट बनाएं, ऐसे लफ्ज जो बार बार हम यूज करते हैं। लफ्ज है डिस्ट्रक्शन, मैं अक्सर पढ़ता हूं स्टूडेंट लिखते हैं कि टेररिज्म ब्रिंग डिस्ट्रक्शन इन सोसाइटी। बड़े अगर कोई अच्छा कैंडिडेट हुआ ना, वो खाली डिस्ट्रक्शन नहीं लिखेगा, कभी भी नहीं लिखेगा। पता है क्या लिखेगा? वो लिखेगा टेररिज्म ब्रिंग डिस्ट्रक्शन, chaos एंड अनसर्टेनिटी इन सोसाइटी। तो आज आप एक काम करें, आप 100 कॉमन वर्ड्स निकालें कि यार ये लफ्ज हैं, ये बार बार रिपीट होते हैं, और उन 100 वर्ड्स के 3 से 4 सिनोनिम लिखें। फॉर एग्जांपल लफ्ज है डिस्ट्रक्शन, उसके सामने लिस्ट बनाएं इसके सिनोनिम की, chaos, अनसर्टेनिटी। लफ्ज है अवेयरनेस या नॉलेज, इसके सिनोनिम लिखें, नॉलेज, अवेयरनेस, इनसाइट। लफ्ज है वीक, फ्रजाइल लिखें, इसका फीबल लिखें। डेसेंट आइंदा जब भी, और इनको याद करना शुरू कर लें, बार बार देखें बेटे, जब आइंदा आपके माइंड में जब आपने लिस्ट तैयार की होगी ना, जब आपके सामने लफ्ज नॉलेज आएगा ना, तो ऑटोमेटिकली बाकी तमाम के तमाम अल्फाज भी आपको याद होने शुरू हो जाएंगे। तो आप सबसे पहली चीज जो है, आप सिनोनिम और वेरिएशन इन वर्ड्स यूज करें। अब आते हैं जो मेजर चीज है, ट्रांजिशन पैराग्राफ। ये क्या होता है? माय डियर फ्रेंड, खास तौर पर डिस्क्रिप्टिव ऐसे में, सपोज पिछले साल एक ऐसे आया था चंद साल पहले, ग्लोबल वार्मिंग, इट्स कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेस। इंट्रोडक्शन लिखा सपोज आपने, फिर डियर फ्रेंड आपने इसकी 10 कॉजेज लिखी। सपोज करते हैं पहले में आपने फर्स्ट लिखा, दूसरे में सेकेंडली लिखा, तीसरे में थर्डली लिखा, और जब आपने आखिरी लिखी तो आपने आखिरी में लास्टली का लफ्ज यूज किया। अब क्या बेटे, जब आपने काजेस लिखी हैं उसके बाद आपको पता है लास्टली के बाद कंसिक्वेंसेस आएंगे। क्या आप समझते हैं कि बेटे जब आप लास्टली लिखेंगे काजेस का, तो फौरन इसके बाद कंसिक्वेंसेस का फर्स्टली आ जाएगा या टू स्टार्ट विद आ जाएगा? नहीं बेटे, लफ्ज ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज इन थॉट्स, चेंज इन आर्गुमेंट्स। आप देखते हो बेटे, आप जब एक ड्रामा देखते हो ना, ड्रामे के आज की एपिसोड है 40 मिनट की, 45 मिनट की, तो आखिरी 2 से 3 मिनट जो होंगे ना, वो जो अगली एपिसोड होगी उसको इंडिकेट कर देगा। उससे आपका क्यूरियोसिटी भी बढ़ेगी, इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। और पिछले दिन डियर फ्रेंड, अगले दिन जब वो स्टार्ट करेगा ना नई एपिसोड को, तो पिछली को रिकैप करेगा, रिकॉल करेगा। ये समझे, ये ट्रांजिशन पैराग्राफ होते हैं। इसी तरीके से बेटा आपकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है, जब एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अपना टेन्योर खत्म करती है ना, तो फौरन दूसरी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं आ जाती। जब एक खत्म करती है, आप दूसरी फौरन नहीं लिख सकते। माय डियर फ्रेंड, उसमें पहले इंटरिम गवर्नमेंट आती है जिसका काम होता है कि स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर। ये ऐसा ही है कि बेटे, और याद रख लें एक चीज बड़ी याद करने वाली है, ट्रांजिशन पैराग्राफ जो है ना, वो सिर्फ बॉडी पैराग्राफ के अंदर आता है, इंट्रोडक्शन के बाद और कंक्लूजन से पहले नहीं आता। जैसे कभी ऐसे के अंदर एक ट्रांजिशन होता है, कभी 2 होते हैं, कभी 3 होते हैं, और आर्गुमेंटेटिव में तो ट्रांजिशन पैराग्राफ नहीं आता, वहां पे ट्रांजिशन वर्ड्स आते हैं। ऑन द अदर हैंड आएगा वो भी ट्रांजिशन वर्ड्स है। अब जरा पढ़ते हैं ये ट्रांजिशन है क्या, जरा इसको मैंने क्या किताबों के अंदर क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि ट्रांजिशन पैराग्राफ इज अ पैराग्राफ इन एसे, इन समरी, इन कंपोजिशन, अ रिपोर्ट दैट सिग्नल अ शिफ्ट, क्या लफ्ज़ है? सिग्नल अ शिफ्ट फ्रॉम वन सेक्शन
from one idea, from one approach to another approach. And it appears only among the body paragraphs. इंट्रोडक्शन के बाद नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा उसकी लॉजिक में बताता हूं. लेंथ क्या है? यूजुअली शॉर्ट, usually as short as one or the two sentences, minimum one, maximum two. A transition paragraph is most commonly used. काम के बड़े वो कहता है कि इसका काम ये है कि पिछली सारी डिस्कशन को समराइज करना और अगले डिस्कशन जो है उसको इंडिकेट करना. क्या लिखा है हमने लिखा यूजुअली शॉर्ट as one or two sentences. A transitional paragraph is most commonly used to summarize the ideas of one part of the text in a paragraph and prepare the reader for the beginning of the next one. नीचे categorically लिखा हुआ है. My dear son, this is strictly prohibited at the end of introduction and beginning of the conclusion. ना तो ये introduction के end पे आता है और ऐसे ना ये conclusion से के start में आता है. It is strictly prohibited, कि सख्ती से मना किया गया है कि ना तो ये इंट्रोडक्शन के स्टार्ट में आएगा और ना कंक्लूजन के एंड पे आएगा. और बेटे एक मिनट, इसके दो किस्में हैं. मसलन आप लिख रहे हो ना, मेरे ऐसे है को एजुकेशन इट्स मेरिट एंड डीमेरिट्स. पहली बात ये है कि एक अलहदा पैराग्राफ आएगा, ये किसी पैराग्राफ का हिस्सा नहीं होगा. और सिंपल सी बात करूंगा, मैं सारी ऊपर वाली डिस्कशन को समराइज, मैं पता है क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा इन द अबव पैराग्राफ द essay has discussed its merit of co-education. In coming paragraph this would talk about its demerits. इससे थोड़ा सा बेहतर लिखना है, कंप्लेक्स करना है, लंबा करना चाहते हो तो ऊपर जो मेरिट है उनका जिक्र करना शुरू कर लो. लिखो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, minimum utilization of resources, and gender respect are the few merits of co-education. However, it has few demerits like this one, and this one. ठीक हो गया? तो मैंने कहा दो चीजें याद रखनी है. पहली बात यह है कि ये सिर्फ डिस्क्रिप्टिव में आता है. अब यहां पे ना एक सपोज करते हैं, आपको पता है आपकी आउटलाइन के अंदर भी ट्रांजिशन होती है. बेटे आउटलाइन में जो चीज आप मार्कर के साथ लिखते हो ना वो ट्रांजिशन होती है. जो मार्कर से लिखते हो वो चीज बता रही होती है कि पहला सेक्शन खत्म हो गया, दूसरा सेक्शन स्टार्ट करना. हम सपोज करते हैं ये मेरी आउटलाइन है, कितने ट्रांजिशन आएंगे? बेटे सबसे पहला ट्रांजिशन ये काजेस और कॉन्सिक्वेंसेस में आएगा. चाहे मेरा कॉन्सिक्वेंसेस का एक पैराग्राफ भी होगा और दूसरा मेरा ट्रांजिशन ये आएगा. अब एक ऐसे लिखें आप सारे, अब लिखें प्लेजर ऑफ रीडिंग. क्या लिखें? प्लेजर ऑफ रीडिंग. मुझे बताएं इसकी जब आउटलाइन बनाएंगे या इसमें कितने ट्रांजिशन पैराग्राफ आएंगे? राणा साहब आपने मुझे बताना है. राणा साहब आप अपने आप को अनम्यूट करें और मुझे बताएं कितने ट्रांजिशन आएंगे इसमें प्लेजर ऑफ रीडिंग में. ये सर आर्गुमेंटेटिव है, इसमें कोई ट्रांजिशन नहीं आएगी. नहीं ये आर्गुमेंटेटिव किधर हुआ? प्लेजर ऑफ रीडिंग ये डिस्क्रिप्टिव भी है. वकार साहब यस बताएं इसमें कितने ट्रांजिशन आएंगे? कितने ट्रांजिशन आएंगे? इसमें से ट्रांजिशन तो नहीं आ सकता. क्यों नहीं आ सकता? अब्दुल गवार साहब आप बताएं कितने आएंगे इसमें ट्रांजिशन? सर एक आएगा. कहां पे आएगा? किस जगह पे? किस सेक्शन के दरमियान में आएगा? ये सर आएगा. देखो इसकी पहले 1 मिनट आउटलाइन बनाते हैं. इंट्रो बनेगी, ऐसे ही है, मुझे गाइड करते जाएं. इंट्रो बनेगी पहला पोर्शन. दूसरा क्या बनेगी इसकी आउटलाइन का हिस्सा? हेडिंग क्या बनेगी? प्लेजर ऑफ रीडिंग, ऐसा ही है. यस सर. तीसरी क्या बनेगी? causes of poverty. काजेज ऑफ? सॉरी सर, कोई काजेज शाजेज नहीं बनेंगी बेटे. तीसरा इसका कंक्लूजन बन जाएगा. काजेस तो आएंगे नहीं. ये यार सिंपल सी आउटलाइन बनेगी. इंट्रोडक्शन बनेगा वकार साहब, ऐसा ही है. प्लेजर ऑफ रीडिंग बनेगी और कंक्लूजन बन जाएगा.
तो जब बॉडी पैराग्राफ है ही एक पोर्शन पे, तो फिर तो ट्रांजिशन रिक्वायर्ड ही नहीं है, इसमें कोई ट्रांजिशन नहीं आएगा। यस बॉडी तमाम के तमाम 18 पैराग्राफ जो हैं वो सारे के सारे प्लेजर ऑफ रीडिंग के ही हैं। जब कैटेगरी एक है तो फिर सेक्शन ही एक है, तो ये तो तब आता है जब एक से ज्यादा सेक्शन हो। एक मिनट, अब एक और ऐसे जरा लिखें, आप लिखें, ये 2013 का ऐसे था, एजुकेशन, इट्स मीनिंग एंड पर्पस। अब इसकी आउटलाइन में बनाऊंगा इंट्रोडक्शन, मीनिंग्स ऑफ एजुकेशन एक पोर्शन, पर्पस ऑफ एजुकेशन दूसरा पोर्शन, और कंक्लूजन। तो इसमें एक ट्रांजिशन आएगा, किसके दरमियान में? मीनिंग और पर्पस के दरमियान में इनको लिंक करने के लिए आएगा। जी, मीनिंग एंड पर्पस के दरमियान। तो माय डियर फ्रेंड, ट्रांजिशन की कोई स्पेसिफिक नहीं है कि बेटे एक ट्रांजिशन आएगा, दो ट्रांजिशन आएंगे, तीन ट्रांजिशन आएंगे। ट्रांजिशन डिपेंड करते हैं आपकी आउटलाइन पे। बड़ी सिंपल सी बात है, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को निकाल दो, बाकी जितने भी पोर्शन बनेंगे ना, हर पोर्शन को दूसरे पोर्शन से लिंक करने के लिए ना आपको ट्रांजिशन की जरूरत है। हालांकि यहां पे देखें ना, सोल्यूशन के बाद मैंने लिखा है केस स्टडी, यहां पे भी ट्रांजिशन आएगा। मैं लिखूंगा इन द अबव पैराग्राफ द सॉल्यूशन लाइक दिस एंड दिस हैज बीन डिस्कस्ड इन कमिंग पैराग्राफ, अ केस स्टडी हैज बीन एडेड टू प्रूव दैट द पॉवर्टी दैट द पाकिस्तान इज बीइंग अ पुअर कंट्री। बड़ी सिंपल सी बात है। मैंने कहा ट्रांजिशन पैराग्राफ का बेटे दो काम है। पहली बात है, ये सिर्फ बॉडी पैराग्राफ के दरमियान में आता है। किसके दरमियान में? बेटे अगर बॉडी पैराग्राफ के दो सेक्शन बने हैं तो एक ट्रांजिशन आएगा, तीन सेक्शन बने हैं तो दो ट्रांजिशन आएंगे। अगर अकेला एक सेक्शन है तो फिर ट्रांजिशन की जरूरत नहीं होगी। क्यों जरूरत नहीं होगी? इस वजह से जरूरत नहीं होगी तो क्योंकि बॉडी पैराग्राफ का सेक्शन ही एक है। जब सेक्शन ही एक है तो फिर तो उसको किसी चीज के साथ आपने कनेक्ट करना ही नहीं है। ठीक हो गया यहां तक? अच्छा, लेट मी मूव फॉरवर्ड। मैंने आप डियर स्टूडेंट, तीसरा काम जो है ना, थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट का भी यही काम होता है बेटे। थीसिस स्टेटमेंट आप इंट्रोडक्शन के एंड पे आती है, और थीसिस का काम होता है कि इंट्रोडक्शन को बाकी बॉडी पैराग्राफ के साथ लिंक करना। मैं लेता हूं क्वेश्चन। थीसिस के बाद, सॉरी, इंट्रोडक्शन के बाद इस वजह से ट्रांजिशन पैराग्राफ नहीं आता क्योंकि वहां तो थीसिस स्टेटमेंट आ जाती है, उसका भी यही काम होता है। और एक और चीज जरा नोट करें बेटे, जो कंक्लूजन होता है ना, कंक्लूजन के स्टार्ट में थीसिस स्टेटमेंट आती है। क्यों आती है स्टार्ट में? वो स्टार्ट में इस वजह से आती है क्योंकि उसने पिछले पैराग्राफ के साथ उसको लिंक करना होता है, कि जितने भी पिछले पैराग्राफ हैं उनके साथ उसको उसने लिंक करना होता है। तो मैंने कहा है कि डिस्कोर्स मार्कर से, यूज ऑफ प्रोनाउन से, सिनोनिम, वेरिएशन ऑफ वर्ड से, पहले तीन का काम है सेंटेंस टू सेंटेंस। ट्रांजिशन का पैराग्राफ है एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन की तरफ मूव करना, और थीसिस स्टेटमेंट का काम है ये इंट्रोडक्शन को बॉडी पैराग्राफ के साथ और कंक्लूजन को भी बॉडी पैराग्राफ के साथ। इंट्रोडक्शन के एंड पे आती है, इस वजह से एंड पे आती है क्योंकि बाकी पैराग्राफ जो हैं वो इंट्रोडक्शन के बाद हमें आते हैं, और कंक्लूजन के स्टार्ट में आती है, इस वजह से कंक्लूजन में स्टार्ट में आती है क्योंकि बाकी तमाम के तमाम पैराग्राफ जो हैं कंक्लूजन से पहले आते हैं। जी दानिश, अब आप क्वेश्चन करें। सर, आपने कहा कि ट्रांजिशन जब हम करेंगे तो उसमें मार्कर यूज करेंगे, तो मार्कर किस जगह पे यूज होगा? थोड़ा नहीं यार, मैंने कहा है बेटे, आपने समझा नहीं है। मैंने कहा आउटलाइन के अंदर, किसके अंदर दानिश? मैंने कहा कि आउटलाइन के अंदर जब आप ट्रांजिशन करते हो तो मार्कर यूज करते हो। मीन कि जब आउटलाइन के अंदर आप हेडिंग देते हो ना बेटे, हेडिंग का मतलब ये होता है कि आपका एक सेक्शन खत्म हो गया, दूसरे सेक्शन की तरफ मूव कर रहे हो। कि मैंने आउटलाइन पे बात की है। जब बॉडी पैराग्राफ के अंदर जाते हैं ना तो आपको पता है वहां हेडिंग तो होती नहीं है, तो वहां पे ट्रांजिशन पैराग्राफ लिखना पड़ता है, और उसमें कोई मार्कर शार्कर यूज नहीं होगा। ठीक हो गया दानिश? जी ये वकार बताएं, राना वकार। सर आपने ये जो पॉवर्टी
और काजेज वाला जैसे लिखा हुआ था, इसमें इंट्रोडक्शन के बाद जब काजेज शुरू करनी है तो यहाँ पे तो ट्रांजिशन की जरूरत नहीं है, थीसिस स्टेटमेंट के नहीं, बाद हम यहाँ डायरेक्ट थीसिस आ काजेज पे आ जाएगी, जाएंगे। बिल्कुल इधर नहीं आएगी, इधर नहीं आएगा। आपको पता है ये एक ठीक आउटलाइन है ना, मैं एक मिनट, मैं रन साहब एक मिनट, इसमें पहला ट्रांजिशन काजेज और कंसिक्वेंसेस के दरमियान में आएगा, ठीक है। दूसरा ट्रांजिशन आएगा ठीक कंसिक्वेंसेस है और सोल्यूशन के दरमियान में, और तीसरा आएगा सोल्यूशन और केस स्टडी के दरमियान में। इंट्रोडक्शन के बाद और ठीक है कंक्लूजन से पहले नहीं आता, क्योंकि इंट्रोडक्शन के बाद थीसिस स्टेटमेंट यही काम करती है और कंक्लूजन से पहले भी थीसिस स्टेटमेंट यही काम करती है। और सर यहाँ पे इंट्रोडक्शन के बाद एक जनरल पैराग्राफ लिख नहीं नहीं, सकते कि कोई पॉवर्टी क्या कोई है और नहीं, इसकी ये बाकी नहीं इसकी। नहीं, वो तमाम की तमाम चीजें इंट्रोडक्शन का हिस्सा होंगी, इंट्रोडक्शन के अंदर आएंगी। आपका इंट्रोडक्शन के बाद जो सबसे पहला पैराग्राफ होगा ना, वो जो पहली काज अथॉरिटी है उस पे होगा, एक कोई जनरल पैराग्राफ नहीं आएगा। ये राइट सारी सर, चीजें ऊपर ठीक जेनेरिक आप बता चुके होते हैं। ठीक 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 हो गया? थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा, लेट मी माय डियर फ्रेंड मूव फॉरवर्ड। अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पे हम जाते हैं। एक मिनट, अगर किसी का क्वेश्चन तो नहीं है जी, जी अपना फरहान बताएं। फरहान, वकार आप अपना हैंड रेस जब क्वेश्चन हो जाता है तो खत्म कर दिया करें। जी फरहान सलाम सर। जी। सर मुझे इसमें ट्रांजिशनल पैराग्राफ में थोड़ा मसला हो रहा है, ये एक मतलब क्या मसला हो रहा है? मसला बताएं बेटे। सर ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि मतलब जैसे आप कह रहे हैं काजेज जो सारे काजा पावर्टी है, या कॉन्सिक्वेंसेस से पहले मतलब लगाएंगे या काजा पावर्टी के जो बाद ये वाला, थोड़ा समझे, मुझे कंफ्यूजन हो रही है इसमें। देखो बेटे, जब आप सपोज करते हैं, आप लिख रहे हैं 5 काजेस, कितनी? 5 काजेज। बेटे जब आखिरी काज लिखोगे तो लास्टली का लफ्ज लिखोगे ना, या फाइनली का लफ्ज लिखोगे, ऐसा ही है? जी सर बिल्कुल। जब बेटे आप काजेस को खत्म करोगे ना, तो उसके बाद ट्रांजिशन आएगा, काजेस के बाद और कंसिक्वेंसेस से पहले। जी सर बिल्कुल। तो वहां आ जाएगा, और इसका काम क्या होगा कि आपकी जितने भी काजेस हैं ना, काजेस को कंसिक्वेंसेस के साथ लिंक कर देगा। बिल्कुल सर। अच्छा सर, मिसाल के तौर पर अगर हम जस्ट उनके काजेज ही लिखते हैं, ठीक है, और उसके बाद डायरेक्ट हम सॉल्यूशंस पे चले जाते हैं, तो यहाँ पर भी आएगा? बिल्कुल आएगा। चेंज हो गया ना, आपकी थॉट चेंज हो गई। अच्छा अगर आप बीच में कंसिक्वेंसेस लिखते नहीं हो तो फिर एक ही ट्रांजिशन आएगा काजेस और कंसिक्वेंसेस के दरमियान में। जी मतलब सर जो कंट्रास्ट इसमें बीच में आएगा वहां पर हमारा ये ट्रांजिशन। जब भी आपकी थॉट चेंज होगी ना, आप कंट्रास्ट कर लें, थॉट चेंज कर लें, सेक्शन कह दें, तो तब ट्रांजिशन होना जरूरी है। ओके सर, ठीक है जी। बिलाल आप बताओ, मोहम्मद बिलाल अकबर। सर ये ट्रांजिशन पैराग्राफ की लेंथ कितनी होगी? एक सेंटेंस? बेटे एक मिनट, मिनिमम 1 सेंटेंस होगा और मैक्सिमम 2 सेंटेंसेस हो सकती है। सर ये अलग ही होगा बाकी पैराग्राफ? ये अलग पैराग्राफ होगा, ये किसी पैराग्राफ का हिस्सा नहीं होगा। दिस वुड बी अ सेपरेट पैराग्राफ। वो जैसे कहा जाता है ना पैराग्राफ, नहीं बेटे, ये किसी पैराग्राफ का हिस्सा नहीं होगा। दिस शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ एनी पैराग्राफ, दिस वुड बी अ सेपरेट पैराग्राफ। ये अलग पैराग्राफ बनेगा। थैंक यू सर। अच्छा माय डियर सर, लेट मी मूव फॉरवर्ड। हम आगे की तरफ मूव करते हैं, और आगे की तरफ हम क्या मूव करेंगे? डियर फ्रेंड, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द यूनिटी। ये एक नेक्स्ट कंसेप्ट है। यूनिटी क्या होती है, पहले इसको रीड आउट करें एक दफा। माय डियर फ्रेंड, ये कल का जो पैराग्राफ आपने लिखा था ना, कल मैंने एक होमवर्क दिया था, उनमें से बहुत से लोगों ने यूनिटी का ख्याल नहीं रखा। अभी क्योंकि मैंने सारे नहीं चेक किए हैं, मैंने आधे चेक किए थे, तो यूनिटी का ख्याल नहीं रखा गया। यूनिटी क्या है? यूनिटी है सिंगलनेस। There should be the singleness of ideas, and there should be the one idea must be in one paragraph. यूनिटी का मतलब यह है कि बेटे एक पैराग्राफ के अंदर एक बात लिख सकते हो। मतलब अगर आप लिख रहे हो ना, इलिटरेसी द की कॉज। अब बहुत से कल लोगों ने क्या किया था, हमने लिखा था गालबन वोमेन, मिनिमम वोमेन पार्टिसिपेशन, और बहुत से लोगों ने उसके सोल्यूशन देने शुरू कर दिए। नहीं, माय डियर फ्रेंड, कॉज मस्ट रिमेन कॉज एंड सोल्यूशन मस्ट रिमेन द सोल्यूशन। जब आप कॉज लिख रहे हो ना, काज को काज रहने देना है। बेटे अगर उसका सोल्यूशन लिखना है ना, तो उसके लिए यू नीड अ सेपरेट पैराग्राफ, उसके लिए एक अलग पैराग्राफ बनाने की जरूरत होगी। काज मस्ट रिमेन काज एंड सोल्यूशन मस्ट रिमेन द सोल्यूशन,
हमने कहा there is the singleness of ideas and one idea must be presented in one sentence or one paragraph. In addition, there must not be any kind of deviation from your topic of essay and topic sentence of the paragraph. कि सिंगलनेस है, एक पैराग्राफ के अंदर एक बात, काज रहेगी, सोल्यूशन रहेगा, और कभी भी आपका जो टॉपिक सेंटेंस है उससे डेविएट नहीं कर सकते हो। इनके टॉपिक सेंटेंस लिखा हुआ है कि इलिटरेसी द की काज, और आप चले जाते हो पूरा इकोनॉमिक ग्रोथ पे, आप सोल्यूशन लिख देते हो। हम इसको यूनिटी कहते हैं। यूनिटी दो किस्म की होती है, ऐसे के अंदर भी यूनिटी होती है। ऐसे के अंदर यूनिटी का मतलब ये होता है कि बेटे जो भी आपका टॉपिक ऑफ एसे है, आप टॉपिक ऑफ एसे से कभी भी डेविएट नहीं कर सकते। काज मस्ट रिमेन काज एंड सोल्यूशन मस्ट रिमेन द सोल्यूशन। हमने कहा दिस इज द सिंगलनेस ऑफ आइडियाज, वन आइडिया मस्ट बी प्रेजेंटेड इन वन सेंटेंस इन वन पैराग्राफ. In addition, there must not be any kind of deviation from your topic of essay and topic sentence of the paragraph. आखिरी बात जो है ना माय डियर फ्रेंड, दिस इज ऑर्गेनाइजेशन। बड़ी अहम बात है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यह है कि हम सपोज करते हैं कि बेटे आपने किसी जगह पे सपोज करते हैं कि आप एक टॉपिक लिख रहे हो, आपने 20 आपके पास आप लिख रहे हो कि काजेज ऑफ पॉवर्टी, आपके पास 20 काजेज हैं। कैसे ऑर्गेनाइज करोगे? दो किस्म की ऑर्गेनाइजेशन होती है। अब 20 का तो आपके पास टाइम भी नहीं होगा, उनमें से 10 लिखनी पड़ेंगी। कौन सी 10 आएंगी? और दूसरी बात यह है कि बेटे उन 10 का क्या अरेंजमेंट होगी? क्या जैसे आपको याद आती जाएंगी आप लिखते हैं? नो बेटे, आप जब पहली काज लिखते हो ना, उससे आपकी थिंकिंग या मेच्योरिटी लेवल का पता चल जाता है टीचर को। अब बड़ी ऑर्डिनरी सी काज से लिखते हो, टीचर तुझे स्टार्ट में समझेगा कि यार इसका बच्चे का तो कोई लेवल ही नहीं है। हम कहते हैं ना, योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। बेटे जब पहली बात यह है कि 20 में से छांटी कैसे करनी है, और जो 10 रहती हैं उनका ऑर्डर कैसे बनाना है। मैं सपोज आपसे क्वेश्चन करता हूं, मेरा बेटे आपसे क्वेश्चन ये है कि आप एजुकेशन पे ऐसे लिख रहे हो। किस पे? एजुकेशन पे। बेटे एजुकेशन पे ऐसे लिख रहे हो तो आपके पास 3 कोटेशन है। एक इलामा इकबाल की है, एक कैद आजम की है, और एक सर सैयद अहमद खान की है। हिरा आप मुझे बताएं, हिरा आप अपने आप कान म्यूट करें और मुझे बताएं किसको आप लिखेंगी, किसको प्रेफरेंस देंगी। मैं दोबारा बोलता हूं, हिरा मेरी बात जरा गौर से सुनना। आप एजुकेशन पे बेटे लिख रही हो, 3 कोटेशन है, उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है। इलामा इकबाल की एक है, एक सर सैयद की है, एक कैद आजम की है। तो बेटे आप किसको प्रेफरेंस दोगे? सर इलामा इकबाल को। क्यों इलामा इकबाल को क्यों देंगी? एजुकेशन पे किसने काम किया है? सर सैयद ने भी किया है और इलामा इकबाल ने भी किया है। इलामा इकबाल ने तो बेटे एजुकेशन पे कोई काम नहीं किया। इलामा इकबाल ने कौन सा सर एजुकेशन उनकी पे काम पोएट्री किया? है। हाँ, जी सर मैं सर सैयद को। तो बेटे इसको हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। हाँ, अगर बेटे आप फिलॉसफी पे बात कर रहे हो, आप पोएट्री पे बात कर रहे हो, तो देन द प्रेफरेंस मस्ट बी गिवन टू द इलामा इकबाल। जी सर बिल्कुल। ये ऑर्गेनाइजेशन होती है। करना क्या है? मेथड क्या है? बेटे मेथड ये है कि सबसे पहली चीज ये है कि आप अपना नॉलेज देखोगे। अगर 20 काजेज है ना, आप देखोगे 20 में से जो 10 काजेज आपको ज्यादा आती है ना, तो आप सिर्फ उनका जिक्र करोगे, और उन 10 में से भी पहले वो आएंगी जिनके मुतालिक आपका नॉलेज बहुत ज्यादा है। नॉलेज। दूसरी चीजें आप देखेंगे डियर फ्रेंड, आप देखेंगे रेलिवेंसी। आपको पता है कि कुछ चीजें ज्यादा रेलिवेंट होती हैं, कुछ चीजें कम रेलिवेंस। आप रेलिवेंसी को देखेंगे। और इसमें तीसरी चीज जो है ना, आप स्कोप को देखोगे। किसको? स्कोप को देखोगे। इन 3 चीजों को आप माइंड में रख के ना डिसाइड करोगे कि स्कोप, यही स्कोप है कि एजुकेशन पे स्कोप सर सैयद का बहुत ज्यादा है, ना कि इलामा इकबाल का स्कोप है। तो डियर फ्रेंड, इन 3 चीजों को सामने रख के आप डिसाइड करोगे कि कौन सी चीज पहले लिखनी है और कौन सी चीज बाद में लिखनी है। योर नॉलेज, योर रेलिवेंसी एंड स्कोप, इन चीजों को सामने रख के डिसाइड करोगे कि कौन सी चीज पहले आनी चाहिए और कौन सी चीज बाद में आनी चाहिए। इसको हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ऑर्डर अमंग सेंटेंसेस, आइडियाज एंड पैराग्राफ इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइजेशन। The most important lead to the least important, and you proceed from international to national and national to the local.
इस तरीके से डियर हमने बॉडी पैराग्राफ खत्म किए। मैं दोबारा एक दफा रिपीट करूंगा। डियर आई हैव स्टार्टेड, आप समझें, बिलीव मी डियर, आपका एसे जो है ना उसका 80% ऑलवेज कंसिस्टेड ऑन द बॉडी पैराग्राफ। मैंने क्या पढ़ाया? मैं कहते 80% बॉडी पैराग्राफ बनाते हैं, दे आर ऑलवेज कंसिस्टेड ऑन द 6 रिक्वायरमेंट। टॉपिक सेंटेंस का होना जरूरी है, पहला सेंटेंस, सेंट्रल लाइन, सपोर्टिंग सेंटेंस का होना जरूरी है। कोहेरेंस की 2 टाइप्स हैं, हमने एक को लॉजिकल कोहेरेंस कहा है, मीन के वर्बल कोहेरेंस, और दूसरी जो है उसे नॉन वर्बल कहा है। हमने यूनिटी पे बात की है, हमने ऑर्गेनाइजेशन पे बात की है, और हमने डियर कंक्लूडिंग सेंटेंस पे बात की है। डियर जब मैंने टॉपिक सेंटेंस कहा तो टॉपिक सेंटेंस इज द फर्स्ट लाइन, और इसके अंदर 3 चीजों का होना जरूरी है। डिस्कोर्स मार्कर का होना जरूरी है, मैंने आपको लिखवाया था सेट ए और सेट बी। सेंट्रल आइडिया का होना जरूरी है, और टॉपिक ऑफ एसे का होना जरूरी है। डियर इट हैज 2 मेथड। हमने एक को डायरेक्ट मेथड कहा। डायरेक्ट मेथड वो होता है जो कि डिस्कोर्स मार्कर से शुरू होता है, और इनडायरेक्ट वो होता है जिसके अंदर मिडल के अंदर डिस्कोर्स मार्कर आता है। हम जब आगे मूव किए तो डियर आगे जब मैंने आपको पढ़ाया सपोर्टिंग सेंटेंसेस, ये वो सेंटेंसेस होते हैं that will convert your single sentence that is known as a topic sentence into full-fledged paragraph। 4 फंक्शन है, डिफाइन, डिस्क्राइब करना, जस्टिफाई करना और लिंक करना। लेकिन डियर आर्गुमेंटेटिव और डिस्क्रिप्टिव में थोड़ा सा फर्क आता है। डिस्क्रिप्टिव तो तमाम के तमाम इसी स्टाइल पे लिखे जाते हैं, लेकिन डियर जब आर्गुमेंटेटिव ऐसे आता है तो उसके 2 पोर्शन होते हैं। एक पोर्शन वो होता है जिसके अंदर आपने अपना स्टांस इंडिकेट करना होता है, उसका स्टाइल तो सेम रहेगा। लेकिन डियर एक वो होते हैं यहाँ पे आप अपने स्टांस के साथ साथ दूसरों को स्टांस इंडिकेट करते हैं। जब दूसरों को आप स्टांस इंडिकेट करेंगे तो आपको पता है उनके अंदर बेसिकली हमने चीजों को रिजेक्ट करना होता है, एंटीथेसिस करना होता है। आप टॉपिक सेंटेंस लिखोगे, उनकी थोड़ी सी डिटेल लिखोगे, उनकी बात को रिजेक्ट करोगे, रिजेक्शन की रीजन लिखोगे, एंड देन डियर यू आर सपोज्ड टू राइट डाउन द कंक्लूडिंग सेंटेंस। इसके बाद डियर आई हैव टॉक्ड अबाउट द कोहेरेंस। मैंने कहा कनेक्टिविटी है, जरूरी क्यों है, बहुत जरूरी चीज है। वो कहते हैं ना फलां बहुत खूबसूरत लिखता है, फलां की राइटिंग के अंदर फ्लो बहुत अच्छा है, ये कोहेरेंस से डेवलप होता है और ये लिखने से डेवलप होता है। देखो, आप मुझसे अगर कोई पूछे ना कि हाउ टू इंप्रूव द राइटिंग, मैं उसे हमेशा जवाब देता हूं रीड, रीड एंड अगेन रीड। आप जितनी अच्छी रीडिंग करेंगे ना, जितनी अच्छी, उससे आपकी कोहेरेंस उतनी अच्छी होती जाएगी। We have 2 टाइप, एक को हमने लॉजिकल कोहेरेंस कहा है और दूसरे को डियर हमने वर्बल कोहेरेंस कहा है। वर्बल कोहेरेंस की जब डियर हमने बात की तो मैंने सबसे पहली बात कहा है कि आपका रेलिवेंट कंटेंट होना जरूरी है। डू नॉट रिपीट द कंटेंट, कभी भी आप अपने कंटेंट को रिपीट नहीं करोगे। एंड देयर शुड बी द लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए, किसमें, न्यू आइडियाज और टॉपिक ऑफ एसे के अंदर लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए। जब डियर आगे हम मूव किए, मैंने कहा वर्बल कोहेरेंस, मैंने कहा सबसे पहली बात की कि डिस्कोर्स मार्कर, यूज ऑफ प्रोनाउन करें, सिनोनिम एंड वेरिएशन इन वर्ड्स यूज करें, ट्रांजिशन पैराग्राफ यूज करें, और डियर थीसिस स्टेटमेंट लिखें। ट्रांजिशन पैराग्राफ किसी पैराग्राफ का हिस्सा नहीं होगा, दिस वुड बी सेपरेट पैराग्राफ। 2 लाइन, 1 लाइन, और बॉडी पैराग्राफ के दरमियान में आता है। इंट्रोडक्शन से पहले इंट्रोडक्शन के बाद, कंक्लूजन से पहले थीसिस स्टेटमेंट यही काम कर रही होती है। यूनिटी डियर सिंगलनेस, काज को काज रहने दें। जब आप काज लिख रहे हैं ना तो उसी काज के अंदर उसी चीज का सोल्यूशन ना लिखें। डियर सोल्यूशन लिखना है तो सोल्यूशन के लिए एक अलग पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। काज मस्ट डियर मस्ट रिमेन द काज एंड सोल्यूशन मस्ट रिमेन द सोल्यूशन। और आखिरी बात, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है ऑर्डर अमंग सेंटेंसेस, आइडियाज एंड पैराग्राफ इज नोन द ऑर्गेनाइजेशन। The most important always lead to the least important, जो proceed from international to national and national to the local। ठीक हो गया। अब कल की क्लास में डियर हम कंक्लूजन पढ़ेंगे, और हमने आउटलाइन आपको पता है छोड़ी हुई थी, आउटलाइन पे हम वापस जाएंगे। अब जितने भी यहाँ में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर लें, देन विल मूव फॉरवर्ड। फिर हम आगे को प्रैक्टिस करनी है, जो भी करने करते हैं।
जी पहला है हनान बेग का क्वेश्चन। जी हनान। सर अभी तक आपने जितने टेस्ट हमारे चेक किए हैं, जो मार्क्स दिए हैं, उसमें आपने कोहेरेंस, यूनिटी, इन चीज़ों को भी काउंट इन किया? नहीं उस वक्त नहीं किया था, आप करूंगा, क्योंकि उस वक्त ये चीज़ें मैंने पढ़ाई नहीं थी ना। ठीक है सर। ठीक है, उस वक्त नहीं किया था क्योंकि ये चीज़ें उस वक्त मैंने पढ़ाई नहीं थी। उस वक्त सिर्फ आपको मैं स्ट्रक्चर देखता रहा हूँ। ठीक है सर। जी सिद्रा आप बताएं। सर जो केस स्टडी से पहले ट्रांजिशनल पैराग्राफ लिखना है वो कैसे लिखना है, थोड़ा सा उसके किससे बारे में पहले? बता दो। केस स्टडी से पहले बट वो भी यही आएगा कि इन द above paragraph the solution of this has been discussed. In coming paragraph a case study would be elaborated to prove this stance, जिसको भी प्रूव करना है। सर बस 3-4 लाइंस का? ट्रांजिशन पैराग्राफ में होती 2 लाइंस हैं, नॉट मोर देन 2 लाइंस, क्योंकि अनयूजुअल पैराग्राफ है ना। अनयूजुअल तो वो होता है जो या तो एक्सीड कर जाए या रिड्यूस कर जाए। ठीक है। अच्छा सिद्रा के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तौहीद का। जी तौहीद। अस्सलाम वालेकुम सर। जी तौहीद। सर केस स्टडी का भी एक ही पैराग्राफ आएगा या 2-3 होगा, उसके कितने पैराग्राफ आ मेरे सकते केस हैं? स्टडी का एक ही पैराग्राफ होगा, नॉट मोर देन 1। सही सर। सर मेरे को क्वेश्चन था, मैंने चैट में मैंने लिखा हुआ एक सेंटेंस, उसमें यूज हुआ इन व्हाट, ये कल के ऑडिटोरियम में आई थिंक यूज हुआ, इसका तो मुझे थोड़ा सा बता दीजिए क्या है हाँ मुझे इसका? व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, मैं बता दूंगा। चलिए ठीक सर, थैंक यू। ये सैयद दानिश। जी सर मेरा क्वेश्चन यूनिटी से रिलेटेड है। कल जो आप हमें लिखा था उसमें द मिनिमम पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन नेशंस बिल्डिंग इज अनदर कॉज ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान। तो मैंने उसको ऐसे लिखा था कि अगर पार्टिसिपेशन होगी तो उसके बेनिफिट्स क्या होंगे, पहले वो मैंने बताया था। गलत लिख रहे हो ना, वो तो आप यूनिटी के अगेंस्ट, आपसे तो आप तो बात ही उल्ट लिख रहे हो, आप तो उसका सोल्यूशन लिख रहे हो। आपने सोल्यूशन तो लिखने ही नहीं थे, आपने ये लिखना था कि अगर पार्टिसिपेशन नहीं होगी तो क्या होगा। तो आपने यूनिटी के अगेंस्ट दानिश चले गए ना। जी अपना क्वेश्चन है तौहीद का। जी तौहीद। दानिश हो गया आपका क्वेश्चन? तो डियर फ्रेंड आज की क्लास हम इधर ही एंड करते हैं, क्योंकि कल हमने एक नई चीज पढ़नी है कंक्लूजन, तो वो कल की क्लास में पढ़ेंगे। सो सी यू टुमारो। आज हमारा होमवर्क नहीं है क्योंकि पिछला मैं नहीं चेक कर सकूं, वो इंशाल्लाह आज मैं चेक करूंगा, तो देन विल मूव फॉरवर्ड। जी फैजा आप क्वेश्चन करें। बेटे आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा ऊंचा बोलें। जी फैजा। सर जो हमने कॉमन वर्ड्स की लिस्ट कही है, तो वो जो कॉमन यूज होते हैं थोड़ा सा उनके। फैजा आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। सर कॉमन वर्ड्स की जो लिस्ट बताई आपने सिनोनिम्स हमें, जी जी तो उसका मतलब कि जो कॉमन मोस्ट कॉमन होते हैं जैसे। जी बेटे जो मोस्ट कॉमन वर्ड है ना, जो आप समझते हैं कि बार बार आप यूज करते हैं, उनकी एक लिस्ट बनाओगे। जी हनान बेग साहब। सर आपको इंट्रोडक्शंस ईमेल कर दें तो आप चेक कर लेंगे? बिल्कुल कर लेंगे, बिल्कुल, क्यों नहीं चेक करूंगा। ठीक है सर। साद आप बताओ। वो इंशाल्लाह आज मैं भेजता हूँ, आज भेज दूंगा। जी आमना मलिक। सर जो आर्गुमेंटेटिव था वो आपने चेक कर लिया? वो तो मैं भेज भी चुका हूँ आमना, तमाम लोगों को भेज दिया था। ये तो नहीं मिला। आप मैं दोबारा आप भेज बेटे दूं? नहीं आपका चेक हो गया। आप एकेडमी के नंबर पे अब्दुल रहमान को 5 बजे फोन कर लेना, उसको कहना आपको भेज देगा। अच्छा ठीक है सर। या आमना जिस नंबर से आते हैं ना, उसी नंबर पे दिन को कॉल कर लेना, उनको कहना आप लिस्ट से अपने देख लो और मुझे मेरा ऐसे भेज दो, ठीक है।